नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। देन यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आज का सेशन है वो है, देखो यहाँ पे जैसा आपको पता है कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दो होते हैं, सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो सीटेट पेपर 2 है ये आपका एसएसटी और साइंस लेवल का होता है। तो एसएसटी में यहाँ पर आपको जो है 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होती है, जिसमें कि मैंने क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है। जी हाँ, अब मैं आपको क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगी। इसी तरह से मैं सारे यहाँ पे ज्योग्राफी पॉलिटी सब कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। पूरे 2 मंथ हमारे सामने हैं, तो हम बिल्कुल बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है ना। सो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है देखो आज इसमें जो है आपका जो एसएसटी में क्लास जो है यहाँ पे एनसीईआरटी जो क्लास 7 की हिस्ट्री है उसमें चैप्टर 4 है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी, ठीक है। देखो अगर हम थोड़ा यहाँ पे बात करते हैं कि मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, तो यहाँ से वैसे क्वेश्चन नहीं बनता, फाइन नहीं, ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे मुगल के बारे में, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये इस चीज़ के बारे में चर्चा नहीं करूँगी। ये पता है क्या है? ये क्या है? लाल किला है। लाल किला आपको पता है ओबियसली। आज जो है भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, है ना। तो भैया जी देखो, राष्ट्र को संबोधित करते हैं कहाँ से? लाल किले से। आपको पता है कि जब 15 अगस्त होता है या फिर यहाँ पर 26 जनवरी होती है, तो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? दिल्ली में। ओके, चलो अभी हम यहाँ पे देखेंगे मुगल कौन थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर मुगल जो है वो कौन थे, चलिए सो यहाँ पे चर्चा करते हैं कि मुगल जो है कौन थे। देखो मुगल कौन थे? मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। पहला माता की ओर से, देखो मुगल 2 महान शासक वंशों के, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखना। 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। पहला तो माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान हुए, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे, जो उत्तराधिकारी थे। फिर पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक कौन हुए? तैमूर। देखो मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। पहला तो था माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान हुआ, ठीक है ना, जहाँ पे चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर इन्होंने राज किया। पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर हुए, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। मुगल अपने को मुगल, अगर इन्हें कोई मंगोल या मुगल कहेगा ना तो इन्हें कहलवाना पसंद नहीं था, ठीक है ना। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगिता उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे। देखो मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन हाँ मुगल अपने को तैमूर कहलवाना पसंद करते थे। अगर इन्हें कोई तैमूर कहता था ना तो इन्हें काफी गर्व होता था अपने यहाँ पर। ओके, चलिए और फिर देखो, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि इनके जो महान पूर्वज थे इन्होंने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर यहाँ पर देखिए आपको सही से दिख रहा है ना? जी हाँ, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र भी बनवाया। अब हम पढ़ेंगे मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक, जी हाँ, अब हम पढ़ने वाले बाबर के बारे में। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है बार बार। और देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि मुगल के बारे में विचार कीजिए, और नीचे स्टेटमेंट होंगे और आपको बताना है। तो मुगल सैन्य अभियान में हम पढ़ने वाले प्रथम मुगल शासक कौन हुए? बाबर। देखो ये भी आपको पता है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि प्रथम मुगल शासक कौन हुआ? बाबर, जो कि 1526 से 1530, ठीक है ना। ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। किसने? बाबर ने। तो उसकी उम्र केवल 12 साल की थी। मंगोलों ने दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। किसे? बाबर को।
अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि मुगल ने काबुल पर कब्जा कब किया? 1504 स्टेटमेंट में। ये पूरा याद रखना है जो मैं आपको बता दे रही हूँ। जी हाँ, ये पूरा स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है ना, कब्जा कर लिया। फिर उसने देखो यहाँ पे 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। देखो पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है किस किस के बीच होता है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब से शुरू हुआ? 1526 से। और देखो ये किस किस के बीच हुआ? ये यहाँ पे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया किसने? बाबर। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? दूसरा ये बनता है पानीपत का प्रथम युद्ध किस के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी, ठीक है ना, पराजय हुई, किसकी हार हुई? तो इब्राहिम लोदी को हराकर फिर इसने दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। किसने? बाबर ने। ठीक है ना, तो इस तरह से सारी चीज़ें आप याद रखें। यहीं पे देखो 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। तो यहाँ पे जो है पानीपत की पहली लड़ाई वो हमने पढ़ ली है। ओके जी, चलो फाइनली यहाँ से कुछ नहीं बनता क्वेश्चंस। हाँ, अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तराधिकार की मुगल परंपरा। इसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। देखो, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में भी शाहदायात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। देखो जो मुगल होते थे ना, उत्तराधिकार की मुगल परंपरा है यहाँ पे, यानी कि देखो कि अभी आपके बाबा है, फिर आपका जो है लड़का है, कि अभी आपके जो है बाबा जी है, फिर आपके पापा राजगद्दी पर बैठे, फिर आप बैठेंगे, फिर आपके बच्चे बैठेंगे। तो ये अपनी ही एक परंपरा पर विश्वास नहीं करते थे जो मुगल लोग होते थे। ठीक है, ये ना एक अलग ही एक यहाँ पे शहदायाद या फिर मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मुगल उत्तराधिकार की जो परंपराएं होती हैं यह किसको अपनाते थे? शहदायाद की या फिर मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को ही अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था? ज्येष्ठाधिकार या फिर शहदायाद? ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन जो है शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह भी करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध का मतलब ये है कि ये क्या करते थे, जो भी इन्हें पसंद आता था उनसे ही विवाह करते थे। जी हाँ, मुगल लोग ऐसे होते थे। और इनका सबसे जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है क्या? राजपूत। क्या है भैया जी? राजपूत इनका बहुत ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि ये उनकी लड़कियों से जबरन भी और कहकर भी शादी करते थे कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, वो देंगे, धन दौलत देंगे, ऐसे वैसे। ठीक है ना। और फिर कुछ मान जाते थे और कई जो है इसके लिए विरोध भी करते थे। अब यहाँ पे देखो राजपूतों के साथ मुगलों की कैसे शादियाँ थी। जैसे जहांगीर की माँ कच्छवा की राजकुमारी थी, वह अंबर वर्तमान जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो इन सबका विवाह जो है किसके साथ हुआ? मुगलों के साथ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मान्य व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे मनसबदार और
जागीरदार के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं बताऊंगी कैसे क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, मनसबदार किसे कहते हैं। देखो, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार, तुर्की, तुरानी, ठीक है ना, लेकिन अभी इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, जो है राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। तो पहला तो यही क्वेश्चन बनता है, मनसबदार किसे कहा जाता था। तो मनसबदार उसे कहा जाता था जो कि मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर होते थे। मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकर होते थे, सर्वेंट होते थे, उन्हें जो है मनसबदार कहा गया। अब देखो, मनसबदार शब्द का प्रयोग किन व्यक्तियों के लिए किया गया, देखो मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखो, मनसबदार शब्द का जो प्रयोग है ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी है जो हैसियत अथवा पद मिलता था, यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब पर है। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए, देखो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था कौन कौन सी थी। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है। पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा, मनसबदार किसे कहा जाता था, ठीक है। तो जो मुगलों के यहाँ पर नौकरशाह होते थे उन्हें मनसबदार कहा जाता था, और मनसबदार वो होते थे जो व्यक्ति कोई गवर्नमेंट जॉब पर होगा उसको ये पद मिलता था। देखो, मुगलों के जो भैया नौकर भी होते थे ना, वो भी गवर्नमेंट जॉब वाले होते थे। फिर मुगलों द्वारा चलाई गई कुछ श्रेणी व्यवस्था थी जिसमें कि इन्होंने 3 पद रखे। पहले में पद है, दूसरे में वेतन और तीसरे में सैन्य उत्तराधिकार रखे यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें। निर्धारित किए जाते, पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर डिपेंड करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होगी, देखो पद और वेतन किस पर डिपेंड करते थे, ये जाति की संख्या की। जितनी ज़्यादा तुम्हारी जाति होगी उतनी ही ज़्यादा तुम्हारा वेतन होगा, उतना ही तुम्हारा सम्मान होगा, ठीक है ना। जो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घट सवार रखने पड़ते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जागीर किसे कहते हैं। तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिसे क्या कहते थे, जागीर, यानी कि मनसबदार को भूमि दी जाती थी। ओके डियर, तो देखो मैंने कहा जागीर किसे कहते हैं। तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, उन्हें क्या कहते थे, जागीर कहते थे। और जो तकरीबन एकताओं के समान थे, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर, ठीक है ना, शासन करते थे। देखो, उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे, ठीक है ना। जहाँ से क्वेश्चंस बनेगा फाइनली मैं आपको बता दूंगी। एस्थेटिक, यहाँ से देखो, अब हम जो है चर्चा करेंगे अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अप्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई थी, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। वैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ओके, चलो फाइनली अब हम पढ़ते हैं जब्त और जमींदार के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, हम चर्चा करेंगे जब्त और जमींदार के बारे में, ठीक है ना। जब्त और जमींदार के बारे में हम यहाँ पर जो है चर्चा करने वाले हैं। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। देखो, मुगलों की आमदनी का प्रमुख जो साधन था किसानों की उपज से मिलने वाला एक क्या होता था, राजस्व था, ठीक है।
अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या फिर स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो मुगल एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, जमींदार। अकबर के राजस्व मंत्री टोडर मंडले, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अकबर के राजस्व मंत्री कौन हुए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अकबर के राजस्व मंत्री कौन हुए। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल लगभग 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतें और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया था। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची भी बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? देखो, जो राजस्व प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? जब्त कहते हैं। ठीक है ना। अभी यहां पर देखिए, यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। ठीक है ना। तो थोड़ा आप यहाँ पे देखते रहिए, स्टोरी के माध्यम से ही पढ़नी होती है चीज़ें। अभी यहाँ पर देखते हैं, कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। देखो, ये जो चित्र दिखाया गया है ना आपको, इस चित्र में देखो कैसे ये जो है शाहजहां के राजकाल में ये जो चित्र दिखा गया है, जहांगीर के समय में जो भ्रष्टाचार है उसे दिखाया गया है। कैसे ये लोग गरीबों पर भ्रष्टाचार करते थे और खुद क्या लेते थे? दूसरों से इस तरह से वेतन लेते थे। ठीक है ना। अब पढ़ेंगे अकबरनामा और आईने अकबरी। जी हाँ, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो कैसा बनता है अकबरनामा और आईने अकबरी। यहाँ से बताऊंगी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया। अकबर का मित्र कौन था? अबुल फजल। वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। देखो, अकबर ने किसे आदेश दिया? अपने मित्र को, अबुल फजल को कहा कि आप मेरे शासनकाल का इतिहास लिखे। तो यहाँ पर अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। तो इसका शीर्षक, पहला देखो, इसका शीर्षक क्या रखा? अकबरनामा। इसका शीर्षक रखा अकबरनामा। पहला क्वेश्चन बनेगा, अकबर ने, इसका करीबी दोस्त था अकबर का अबुल फजल, इन्हें बोला, आदेश दिया कि तुम्हें मेरे शासनकाल का इतिहास लिखना है। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और यह अकबरनामा कहलाया। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की क्या है? घटना है। देखो, पहली जिल्द में तो अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है और तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। आईने अकबरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है इसमें, आईने अकबरी में। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है यहाँ पे विविध प्रकार की बीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। ये सब आईने अकबरी के अंतर्गत लिखी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखें। यहाँ पर अकबरनामा, तो अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा और 3 जिल्दों में लिखा। पहले में अकबर के पूर्वजों का बयान है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। दूसरी में अकबर के शासनकाल के घटनाक्रम, तीसरी में आईने अकबरी। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का क्या प्रभाव पड़ा। वैसे तो यहाँ से जो है छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, ये बनेगा कि मेहरू शिन्ना ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां ने सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। ऐसा भी होता है ना कि
किसने अपनी वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए चांदी के सिक्के, क्या बात है, जारी किए भैया जी। वो है जहांगीर, नूरजहां के सम्मान में। ठीक है, आप बताओ होता है कि नहीं। जिनमें एक और सोम के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। ठीक है ना। चलिए, वैसे यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बस इतना ही क्वेश्चन बनता है कि अब देखो सुलह कुल, यहाँ से भी इतना क्वेश्चन नहीं बनता, बस छोटा सा एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो सुलह कुल है, सुलह कुल अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार का वर्णन, बस सुलह कुल में यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा कि जो है सुलह कुल की नीति का, ठीक है, किसने वर्णन किया, तो इनके पुत्र हुए जहांगीर, उन्होंने किया। ठीक है ना। अकबर के पुत्र, अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इसका क्या किया, वर्णन किया। अब देखो 17वीं शताब्दी में उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की जो है प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वीं वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% सोम उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे के शिल्पकार और किसानों के लिए लाभ होता था, चूंकि वे वस्तु और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादक किसान और शिल्पकारों के पास, वैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। ओके, सो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और देखो इस तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में कि सही जोड़े बनाओ। मनसब कौन थे, मंगोल कौन थे, सिसोदिया राजपूत कौन था, राठौर राजपूत कौन था, नूरजहां कौन थी। ठीक है ना। इस तरह से सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। क्लियर है ना। चलिए, सो आई होप ये सेशन आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन, इंपॉर्टेंट, हुंदा, मस्त यहाँ पे हमारा सेशन था ऑब्वियसली। सो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।